नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिल के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे समय बाद, लगभग एक सप्ताह बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थोड़ा गला खराब हो जाने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा गले को रेस्ट दिया जाए, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब जो है क्लासें आपकी रेगुलर रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले एक सप्ताह में आप घर पे रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी कक्षाएं जैसे बायोलॉजी की क्लास आपकी रेगुलर चली रही थी। हम कक्षा 12 का जो अपना जो रसायन विज्ञान है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने बेसिक जानकारी और कुछ राउल्ट का नियम हो गया, आदर्श विलयन हो गया, अनादर्श विलयन हो गया और आपके हेनरी का नियम हो गया। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अणुसंख्यक यानी अणु की जो संख्या होगी उसके गुण होंगे, उसकी हम बात करेंगे। इसको अपने एक खूबसूरत उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक कोई सा भी पात्र है, कोई सा भी पात्र लो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या भर दिया? द्रव भर दिया। जब भी द्रव की बात आती है सामान्यतः अपन बात करते हैं जल की। मान लो कि मैंने इसके अंदर भर दिया, ये जल जो है मैंने इसके अंदर भर दिया। ये मैं इसके अंदर क्या भर देता हूं? जल भर देता हूं, ठीक है। अब जल ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक यानी सोलवेंट, जिसे हम कह सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर मान लो कि मैं कोई विलेय मिला रहा हूं। मान लो वो विलेय मेरे चीनी यानी शक्कर हो सकती है, या नमक हो सकता है, या यूरिया हो सकता है। कोई सा भी एक ठोस विलेय मैं इसके अंदर घोल रहा हूं, मिला रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास ये एक बोतल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, यानी ये पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। ये भी पूरी तरह से क्या है? विलायक है। ये विलयन नहीं है, ये विलायक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ मिलाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया है। ये पानी है, द्रव है, विलायक है, ठीक है। अब यदि इसके अंदर कुछ चीज मिलाई जाए तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा ना कि इसके अंदर क्या मिलाया। ये थोड़ी पूछूंगा कि कितना मिलाया। पहला जो हमारा रिएक्शन होगा क्या होगा कि क्या है ये, इसके अंदर क्या मिलाया है। फिर कोई कहेगा कि इसके अंदर नमक मिलाया, तो हम फिर कहेंगे कितना मिलाया है। या कोई कहेगा मैंने इसके अंदर शक्कर मिलाई, तो कितनी मिलाई, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन हमारा होगा ये होगा कि क्या है ये, क्या मिलाया है, कितना मिलाया नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर कितना मिलाया है, वो होगा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म। कितना मिलाया है, नमक कितना मिलाया है या चीनी कितनी मिलाई है, उसको लेकर हम इसमें आज जो है मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अब मैंने इसके अंदर मान लो कि मैं मिलाता हूं इसके अंदर NaCl, नमक मिलाता हूं, ठीक है। अब इसके कितने कण होंगे, इस नमक के कितने कण होंगे, वही क्या होगा? आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अब आपसे पूछा जाए कि ये नमक क्या है, तो हम कहेंगे सर नमक कम मात्रा में है, तो इसको हम कह सकते हैं ये विलेय है। ये क्या है? विलेय है। नमक कम मात्रा में है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? विलेय है, ठीक है। अब इस विलायक के अंदर इस विलेय के कितने कण हैं? अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? विलयन। आप कहोगे सर ये सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया। विलेय और विलायक को मिलाने पर क्या बन गया? विलयन बन गया। ये बन गया विलयन। अब इस विलयन के अंदर क्या है? एक विलायक भी है और एक विलेय भी है। विलयन के अंदर विलायक भी है और विलेय भी है। अब विलेय कितना है, विलेय के कण कितने हैं, वही हमारे क्या कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें सीधी तरह से, अगर अपन देखें, जो विलायक है और जो विलेय है दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं। विलेय और विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं। अब मैं इसकी परिभाषा बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि कोई भी विलयन है, जैसे मान लो कि मैं फिर से इसको बना देता हूं, ये पात्र अपन ने लिया था और इसके अंदर अपन ने क्या भरा था? विलायक यानी द्रव भरा था, और इसके अंदर अपन ने क्या मिलाया था? NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलाया था, जो कि क्या है? विलेय है। ये सोडियम क्लोराइड क्या है? अपना विलेय है, ठीक है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा,
किसी विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या, या यूं कह सकते हैं कि विलयन के वह गुण जो उसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लो कि ये पानी है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं खाली कर देता हूं। गला बार बार सूख रहा है। देखिए इधर, ये मेरे पास एक विलयन बन गया, इसके अंदर ये क्या मिलाया मैंने, सोडियम क्लोराइड मिलाया। क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड मैंने इसके अंदर मिलाया था। तो अब इस विलयन के ऐसे गुण जो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, इस सोडियम क्लोराइड के जो कितने कण हैं उस पर निर्भर करेंगे। तो सीधी सी परिभाषा पूछी जा सकती है आपको कि अणुसंख्यक गुण धर्म किसे कहते हैं। जो नाम से पता चल रहा है कि अणुसंख्यक, यानी ऐसे गुण जो अणु की संख्या पर निर्भर करेंगे। अब किसके अणु, विलायक के अणु या विलय के अणु? तो मैं कहूंगा विलय के अणु। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप, बहुत ही इजी है, लिख लिए। विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्लियर, कंप्लीट। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। भाई ये कितने टाइप के होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में? हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो। एक हम बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी डिफ्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। क्लियर। तो ये कुल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन यानी डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दे, ये जो है चारों, इनकी एक आदत है, इनको इनके नाम के साथ छेड़खानी पसंद नहीं है। इनको आपको इसी तरह से नाम में याद रखना, ठीक है। यही अणुसंख्यक गुणधर्म है। यानी ये जो 4 जो नाम है आपके सामने लिखे हुए हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये जैसे के जैसे हैं इसी तरह से आपको इनके नाम याद रखने हैं। वो ही क्या होंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि क्या वाष्प दाब, वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है? नहीं है। वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म है? नहीं है। क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है। ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन
अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि इनके जैसे नाम है वैसे के वैसे आपको याद रखना है। क्या हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म है? नहीं है। हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है? है। क्या परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म है? नहीं है। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जैसे ये हैं इनको वैसा का वैसा आपको याद रखना है। क्लियर? तो पहला क्या हो जाएगा आपका आरएलवीपी, दूसरा क्या हो जाएगा ईबीपी, तीसरा डीएफपी और चौथा क्या है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब इसको अपन समझते हैं, देखिएगा एक एक को ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर चारों को एक बार मैं लिख रहा हूं इधर। पहला है अपना वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिएगा ध्यान से इधर। दूसरा था अपना क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा था हिमांक में अवनमन यानी डीएफपी, और चौथा था अपना ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। ये थे, ये चारों क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब देखिएगा इसके अंदर ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, ध्यान दीजिएगा, जिसे अपन कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये क्या करते हैं, कणों की संख्या के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। कणों की संख्या कह लो या अणु की संख्या कह दो, एक ही बात है। कणों की संख्या कहो चाहे अणु की संख्या कहो, मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे। एक नॉर्मल सी बात करते हैं, मान लो कि दो पदार्थ है आपके पास, एक ए है और एक बी है। इसके अंदर मैं कह देता हूं कणों की संख्या 40 है और इसके अंदर कह देता हूं कणों की संख्या 30 है। अब मैं आपसे पूछूं कि किसमें अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होंगे, एक देसी तरीका बता रहा हूं पहले, किसके अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होंगे, ये छोड़ दो एक बार पहले, उनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। भाई मैं कह रहा हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ये कणों की संख्या के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है कणों की संख्या के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, यानी जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे बढ़ेंगे। अब जो पदार्थ ए है इसके अंदर कणों की संख्या 40 है, जबकि पदार्थ बी है इसके अंदर कणों की संख्या कितनी है 30 है। तो अब बताओ किसके अंदर कणों की संख्या ज्यादा है। आप कहोगे सर जो अणुसंख्यक गुणधर्म है कणों की संख्या के समानुपाती है, मतलब जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब सर इसके अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर कणों की संख्या क्या है ज्यादा है। क्लियर? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे बढ़ेंगे। अब अपन इसके ऊपर आते हैं, देखिएगा इधर। अब पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दीजिएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ध्यान देना अवनमन का मतलब क्या होता है कमी होती है। अगला आता है क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है वृद्धि। अगला आता है हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है कमी। ठीक है, और ये है परासरण दाब। तो इसका ऐसा कैसे लिख देता हूं मैं परासरण दाब, ये नॉर्मली ऐसे चलेगा अपने परासरण दाब। अब ध्यान देना आप कि जो कण है अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान देना इधर यहां लिख रहा हूं मैं, अगर कणों की संख्या क्या होती है बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा कणों की संख्या क्या होती है बढ़ती है। कंसेप्ट पे फोकस करो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है अगर ढंग से पढ़ लिया तो। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी
तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसका मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा। अवनमन का मतलब कमी बढ़ेगी, समझना ध्यान से, कमी बढ़ेगी, यानी वो चीज क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अवनमन बढ़ेगा मतलब क्या होगा, कमी बढ़ेगी। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास मान लो 10 रोटी है, मैं कह रहा हूं कि रोटियों का मेरे पास अवनमन हो रहा है, मतलब रोटियों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर कितनी हो गई, 2 हो गई। यूं समझिएगा आप, मेरे पास 10 रोटी है, देखिएगा इधर कितनी रोटी है। बिल्कुल एक बार साइंस को भूल जाओ, अगर आपकी केमिस्ट्री कमजोर है तो इससे इजी तरीका आपके समझने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 10 रोटी है, ठीक है, और इसको खाने के लिए मेरे पास मान लो कि मैं कह देता हूं 10 ही आदमी है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, रोटी खाना शुरू करते हैं, तो मेरे पास क्या हो रही है, रोटी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी मैं कह रहा हूं कि रोटियों का क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। रोटियों का क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, रोटियों की कमी हो रही है। अब यहां पर अगर मैं आदमी कर देता हूं 20, तो बताओ रोटी फटाफट कम हो गया, धीरे धीरे ज्यादा खाएंगे भाई ये, ठीक है। तो आदमी को अपन मान लेते हैं ये कणों की संख्या है, तो कणों की संख्या बढ़ गई तो ये खाना ज्यादा खाएंगे, यानी रोटियां क्या हो गई, कम हो गई। रोटियां क्या हो गई, कम हो गई, यानी रोटियों में क्या हो गया, अवनमन हो गया, यानी कमी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले रोटियां कम हो रही थी लेकिन 10 आदमी थे तो धीरे धीरे कम हो रही थी, अब आदमी कितने हो गए, 20 हो गए, तो कमी एकदम से ज्यादा हो गई। मतलब यह हुआ कि इसके लिए ध्यान देना कि अगर कणों की संख्या बढ़ती है, मतलब यह हुआ कि अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान देना, अगर कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान देना, कणों की संख्या बढ़ेगी तो आर एल वीपी यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, कम होगा। कण जितने ज्यादा कम होंगे, वाष्प दाब में अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यूं कह सकते हैं अपन, अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अवनमन अधिक होगा, यानी वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना क्या कह रही है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यानी कणों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, यानी अवनमन बढ़ेगा, यानी वाष्प दाब में कमी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अगला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब क्या होगा, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी क्वथनांक बढ़ेगा। क्लियर। अगला अपन बात करते हैं हिमांक में अवनमन, यानी अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो हिमांक में अवनमन, ध्यान दीजिएगा, हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, मतलब अपन कह सकते हैं हिमांक में अवनमन बढ़ेगा। अवनमन बढ़ेगा मतलब कमी होगी, अवनमन बढ़ रहा है, अवनमन का मतलब होता है क्या, कमी, कमी बढ़ रही है। यानी अपन कह सकते हैं एक तरह से जो हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट, वो तो क्या होगा, घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। और दूसरा है अगला आपका प्रसरण दाब। अगर कणों की संख्या, अगर कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, प्रसरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो बस सीधा सा ध्यान रख लेना है कि अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, मतलब कमी बढ़ेगी, यानी वाष्प दाब घटेगा। ध्यान देना, कणों की संख्या बढ़ेगी, वाष्प दाब घटेगा। ध्यान दीजिएगा, कणों की संख्या बढ़ेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। अगला, कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, यानी क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। कणों की संख्या बढ़ेगी, हिमांक घटेगा, और कणों की संख्या बढ़ेगी, प्रसरण दाब बढ़ेगा। क्लियर। तो इसको मैं एक बार सीधा और लिख देता हूं कंप्लीटली व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है,
उस पर कमेंट मारे, या आपके सामने एक पट्टी चल रही है नीचे व्हाइट पट्टी जिस पर 10 नंबर का एक मंत्र लिखा हुआ है जिसे अपन मोबाइल नंबर कहते हैं, तो उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। यानी मैं कह देता हूं, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान देना, कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। ये कंप्लीट कर लेना, कणों की संख्या बढ़ेगी, वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। हिमांक क्या होगा, घटेगा। और प्रासरण दाब क्या होगा, बढ़ेगा। प्रासरण दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्लियर याद रखिएगा। बस जो अपन ने इतनी देर तक जो रामायण गा रहे थे 15-20 मिनट से, उसका सार यही निकलता। कणों की संख्या बढ़ेगी, वाष्प दाब घटेगा। कणों की संख्या बढ़ेगी, क्वथनांक बढ़ेगा। कणों की संख्या बढ़ेगी, हिमांक घटेगा। प्रासरण दाब क्या होगा, कणों की संख्या बढ़ेगी, प्रासरण दाब बढ़ेगा। क्लियर, कंप्लीट। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से एक एक को लेकर पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट अपना है प्रासरण दाब, माफ कीजिएगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इससे पहले अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, दूसरा मेरे पास है 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, और एक मेरे पास है 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और एक मेरे पास है 1 मोल है यूरिया। क्लियर। अब मुझे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, मुझे कहा जाए कि इसमें किसका वाष्प दाब अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे पूछा गया इसमें से वाष्प दाब 4 जो आपके सामने लिख रखे हैं, इनमें से वाष्प दाब किसका अधिक होगा और क्वथनांक किसका अधिक होगा। दो चीजें पूछी, ध्यान देना, वाष्प दाब किसका अधिक होगा और क्वथनांक किसका अधिक होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कंप्लीट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर कण कितने हैं, कणों की संख्या कितनी है, क्योंकि बात अपन अणुसंख्यक गुणधर्म की कर रहे हैं। तो कण कितने हैं, तो कण के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इनको तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको तोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये टूटेगा कैसे, Na+ और Cl-, यानी कितने कण बने रहे इसके, आप कहोगे सर 2 कण बने। कितने कण बने, 2 कण। ठीक है, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो ये कैसे टूटेगा, Ca+2 और 2Cl-। मैं कहूंगा कितने कण बने, आप कहोगे सर 3 कण बने, एक तो कैल्शियम और 2 क्लोराइड, यानी कितने कण बने, 3 कण बने। कितने कण बने, 3। अगला है मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको मैं तोड़ता हूं, इधर तोड़ रहा हूं, देखो Al+3 और 3Cl-। मैं कहूंगा कितने कण बने, आप कहोगे सर टोटल 4 कण बन रहे हैं, एक तो एल्यूमिनियम+3 है और 3 क्या है, क्लोराइड आयन, और ये है इसके कितने कण, आप कहोगे सर ये एक ही है, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। यूरिया नहीं टूटता है, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये नहीं टूटते हैं। क्लियर। तो देखिएगा सबसे अधिक कण कहां पर है, सबसे अधिक कण है अपने पास C के अंदर। ध्यान दीजिएगा, C के अंदर कण कितने हैं, 4 है। उसके बाद अपने पास कण है किसके में के अंदर, B में कण कितने हैं, 3 है। उसके बाद A के अंदर कण कितने बने आपके, 2, और लास्ट में D के अंदर कण कितने बने आपके पास, 1। यानी सबसे अधिक कण किसमें है, C में है। क्लियर। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब घटेगा। तो सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा, बताओ, सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा, सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा, C का होगा। क्योंकि कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। यानी सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा, C का होगा। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद आप कहोगे सर B का होगा,
उसके बाद किसका होगा, आप कहोगे सर किसका होगा, ए का, फिर किसका होगा, डी का। यानी सबसे अधिक जो वाष्प दाब है वो किसका होगा, डी का होगा। अब इसको थोड़ा घुमा दिया जाए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वाष्प दाब में अवनमन कहां होगा। अब वाष्प दाब नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ ले कि वाष्प दाब में सबसे अधिक अवनमन यानी सबसे अधिक कमी कहां होगी। तो अगर आपसे ये यहां पर अगर ये होता, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब की जगह पे अगर मैं ये लिख देता RLVP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो अवनमन यानी सबसे अधिक कमी कहां होगी, सबसे अधिक कमी कहां होगी, सी में होगी, उसके बाद कहां होगी, बी में होगी, उसके बाद कहां होगी, ए में, और सबसे कम डी में। अवनमन सबसे कम वहां होगा। क्लियर। तो अगर अपन बात करें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तो इसका क्रम ये होगा। अगर केवल वाष्प दाब की बात करें तो क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्वथनांक की। क्वथनांक की बात करो या फिर क्वथनांक में उन्नयन की बात करो, ठीक है। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सबसे अधिक जो क्वथनांक होगा वो किसका होगा, सी का होगा। उसके बाद किसका होगा, बी का होगा। उसके बाद किसका होगा, ए का होगा। और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। क्योंकि यहां अपन ने थोड़ा एल्यूमिनियम क्लोराइड ये टूटा, अपने यहां पर Al+3 और 3Cl- यानी 4 कण बने। बी को अपन ने तोड़ा था, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड, टोटल कितने कण बने, 3 कण बने। और ए यानी सोडियम क्लोराइड को अपन ने तोड़ा तो कितने कण बने, 2 कण बने। और डी में क्या है, यूरिया, यूरिया टूटता ही नहीं। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे अगर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, अगर केवल वाष्प दाब पूछा जाए तो ये ध्यान रख लो कि वाष्प दाब में अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अगर ये बात करेगी वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी कमी बढ़ेगी। कमी किसमें बढ़ेगी, जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो कमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, कंप्लीट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है। 12th के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना जो है मैं कहूंगा कि 3 से लेकर 5% तक है। 12th क्लास के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, उसमें इस प्रकार के उदाहरण देख के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 12th के अंदर बहुत कम चांस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये अपन एक सामान्य इनके परिचय के बारे में बात की, कंसेप्ट को लेकर अपन ने बात की। अब अपन एक एक अनुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो कौन सा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसे अपन शॉर्ट में लिख रहे थे RLVP। ठीक है। अब बात यह आती कि एक तो सर ये अनुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ते क्यों हैं, क्या काम है इनका। ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर ये, जैसे मान लो कि ये जो पानी है, मैंने देखो आधी बोतल खाली कर दी इतनी सी देर में, ये जो पानी है इसके अंदर मान लो कि कोई शक्कर घोली गई है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी गोली है, शक्कर क्या है, विलेय है। तो उस विलेय का अणुभार मुझे ज्ञात करना, यानी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग करते हैं। तो हो सकता है कि कोई एग्जामिनर आपके जो बाहर से एक्सटर्नल जो आता है प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, वो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि हम अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग कहां करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इधर तो चेहरा देखने लगते हैं कि सर ने तो बताया नहीं है कहां करते हैं। ठीक है। तो इसका उपयोग कहां करते हैं, हम अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम अनुसंख्यक गुणधर्म का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलो हम इस टॉपिक पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी को लेकर हम बात करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिएगा ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब क्या होता है इसको लेकर हम बात करते हैं। मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या भरा, जल भरा या कोई सा भी द्रव भरा। मैं क्या करता हूं, इसको गर्म करता हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्या है, शुद्ध विलायक है।
क्या है? शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन पढ़ चुके पी नॉट ए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए होता है, ये बात कर चुके हैं। राउल्ट के नियम के बारे में अपन सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ए है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो इसको मैंने यहां से क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखना ध्यान से, तो यहां से ये वाष्प जाएगी यहां से और टकराकर वापस आएगी। ये वाष्प, ये जा रही वाष्प, यहां से वाष्प गई, ये वाष्प गई और ऊपर टकराकर वापस कहां गई? नीचे आ गई। और ये नीचे क्या भरा हुआ है रे? ये आप कहोगे सर द्रव भरा हुआ है। तो ये वाष्प गई और टकराकर वापस आई और इस द्रव के ऊपर अब क्या लगा रही है? देखो, दाब लगा रही है। द्रव के ऊपर क्या लगा रही है? दाब लगा रही है। तो मैंने बताया था आपको कि साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो वाष्प दाब है मान लेते हैं कि वो है 40 एटीएम। दाब कितना है? मान लिया अपन ने 40 एटीएम। समझना ध्यान से एक बार, थोड़ी कोई हर जगह पे साइंस मत लगाया करो, समझो इसको अच्छे से एक बार। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मान लो कि मैंने मिला दिया सोडियम क्लोराइड, जो कि अवाष्पशील विलय है। ये क्या है? ये सारे अपन पढ़ चुके, पीछे जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना अच्छे से। अवाष्पशील विलय में इसके अंदर मिलाता हूं, तो अपन जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अपन अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? मैंने बताया था क्योंकि यहां पर जो विलायक के जो कण है इस जगह पे क्या जाते हैं? इस अवाष्पशील विलय के क्या जाते हैं? कण आ जाते हैं। यूं समझ लीजिएगा आप, जैसे कि मान लो कि ये आपके पास पात्र है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। अब देखो यहां से वाष्प बनेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये वाष्प बन रही है। जब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो ये यहां पर आएगा और इसके साथ क्या बना लेगा? बंध बना लेगा यहां पर, और वाष्प बनने के लिए जगह बचेगी नहीं, तो वाष्प दाब बढ़ेगा क्या? कम हो जाएगा। क्योंकि वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जब वाष्प बनेगी। अपन ने इसके अंदर जब क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय मिलाया तो वाष्प बनना बंद हो गई, या यूं कह सकते हैं वाष्प बनना कम हो गई। वाष्प बनना कम हो गई। अगर वाष्प बनना ही कम हो गई तो फिर वाष्प दाब तो अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपकी कि जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन जब उसके अंदर अपन क्या करेंगे? अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जैसे ही मैं इसके अंदर क्या मिलाता हूं? अवाष्पशील विलय मिलाता हूं, अब ये मेरे पास विलायक नहीं बचा, अब मेरे पास ये क्या हो गया? विलयन हो गया। पहले क्या था? विलायक, लेकिन अब मेरे पास ये क्या हो गया? विलयन। यानी विलयन का दाब क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, विलयन का दाब क्या हो गया? कम हो गया। यानी अब 40 से ये कितना हो जाएगा? मान लेते अपन कम कर लेते थोड़ा सा, चलो 30, कितना हो गया? 30 एटीएम। क्योंकि पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलायक के अंदर अपन क्या मिलाएंगे? विलय, तो क्या बनेगा? विलयन, और विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो यही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब इसका एक जो डेरिवेशन है, सामान्य सा है, नॉर्मल सा है, वो अपन देख लेते हैं। गला मेरा ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए इस क्लास को मैं ज्यादा लंबे नहीं करूंगा। मैं 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है और चारों को मैं 4 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरा गला मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? अब देखिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि ये अपने पास एक पात्र है और मैंने इसके अंदर एक क्या भरा? द्रव भर दिया, कोई सा भी द्रव। और द्रव मेरे पास, यानी मैं कह सकता हूं कि ये अभी शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक के लिए मैंने कहा था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते पी नॉट ए है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ए है। क्लियर? अब क्या करता हूं मैं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके अंदर क्या करता हूं? विलय मिलाता हूं। विलय मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? विलयन। ध्यान दीजिएगा, ये तो किसका है? विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का। किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर?
अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, विलय मिलाता हूं। विलय मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, विलयन, यानी विलयन का जो वाष्प दाब मैं कह देता हूं, विलयन का वाष्प दाब है Pa, यानी ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। और अपन जानते हैं कि जो विलयन है उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। अगर अब आपसे ये पूछ ले कि वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, वाष्प दाब में अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, तो आप कहोगे सर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक है, तो इसको मान लो मैं लिख देता हूं डेल पी, हालांकि ये आपको कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, डेल पी। तो कितना हो जाएगा, कमी कितनी हुई बताओ। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, पी नोट ए माइनस ये कितनी कमी हुई वो निकाल सकते हैं। तो ये आपका आएगा वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन अपने को ये थोड़ी पढ़ना है, अपने को पढ़ना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। ये तो वाष्प दाब में क्या है, अवनमन, सॉरी माफ कीजिएगा, अवनमन। अपने को वाष्प दाब में अवनमन नहीं पढ़ना है, अपने को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी कभी लिखा था कि वाष्प दाब में अवनमन, यह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर। तो अपन बात करते हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट के नियम की बात करते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। अगर कोई कहेगा सर राउल्ट का नियम मुझे नहीं पता, तो देखो इधर आप देखोगे आई बटन आ रहा होगा वीडियो में, उस पर क्लिक करो, राउल्ट का नियम पढ़ो। क्लियर। तो राउल्ट के नियम की बात करते हैं कि राउल्ट ने क्या कहा था कि कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है, उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से अपन बात कर चुके हैं। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का, लिख लेना, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। विलयन का वाष्प दाब यानी Pa बराबर, ध्यान दीजिएगा, Pa बराबर अपन पढ़ चुके, Pa बराबर P नोट A इंटू XA। राउल्ट के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आप चाहो तो यहां ये भी लिख सकते हो राउल्ट के नियम से, राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ या राउल्ट के नियम से। हिंदी मीडियम में तो अपन हिंदी में बात करेंगे, राउल्ट के नियम से। क्लियर। अपन ये भी जानते हैं XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां XA बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस XB, 1 माइनस XB बराबर क्या होगा, XA होगा। तो क्या XA की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये PA, ध्यान दीजिएगा, PA बराबर क्या हो जाएगा, P नोट A 1 माइनस XB। ये मैं किसकी जगह पे लिख सकता हूं, XA की जगह पे लिख सकता हूं। क्लियर। चलो इसको खोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PA बराबर, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, P नोट A माइनस P नोट A XB, P नोट B क्या हो जाएगा, P नोट A XB। क्लियर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, आप इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, P नोट A XB बराबर क्या हो जाएगा, P नोट A माइनस PA। कोई दिक्कत। क्लियर। XB अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये XB बराबर ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। ये कुछ याद आया हो तो राउल्ट के द्वितीय नियम में ये हमने बात की थी। राउल्ट के 2 नियम पढ़े थे अपन, एक तो वाष्पशील विलय युक्त और एक अवाष्पशील विलय युक्त। जो राउल्ट का जो दूसरा नियम है उसके अंदर ये कंडीशन आपके आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये XB क्या है। ये XB क्या है, अपन जानते हैं मोल अंश है। क्या है, मोल अंश। और मोल अंश क्या होते हैं, किसी एक घटक के मोल और कुल मोल। ठीक है, तो ये किसके मोल अंश है, ये पूछ रहे हैं, ये विलय के मोल अंश है।
तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक घटक के मोल, समझना, केवल समझने के लिए बता रहा हूं, एक घटक के मोल अपॉन कुल मोल, यह होता है अपना मोल अंश। क्या होता है, मोल अंश। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक विलयन है, समझिएगा ध्यान से, मेरे पास एक विलयन है, विलयन के अंदर क्या होगा, एक तो क्या होगा, विलय होगा, और एक क्या होगा, विलायक होगा। ध्यान से देखना, विलय को मैं कह रहा हूं बी और विलायक को मैं कह रहा हूं ए। विलय को मैंने क्या कह दिया, बी, और विलय को क्या कह दिया मैंने, ए। यानी यहां पर क्या आएगा, एक घटक के मोल, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, यानी ये बी के मोल, और नीचे क्या आ जाएगा, कुल मोल में, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल, दोनों के मोल आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो अब ये जो मोल अंश अपन निकाल रहे हैं, ये मोल अंश, ये मोल अंश किसका आएगा, जिसका ऊपर लिखा होगा उसका आता है। इसका मतलब ये किसके मोल अंश आ गए, आपके विलय के मोल अंश आ गए। यानी ये एक्स बी क्या है, यहां पर विलय के मोल अंश। किसके मोल अंश है, विलय के मोल अंश। किसके मोल अंश है, विलय के मोल अंश। क्लियर। और मोल को अपन दर्शाते हैं एन के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं, एन के द्वारा। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखा, क्योंकि यहां पिछला जो आपका पढ़ा हुआ बहुत काम आएगा यहां पर। यानी मैं लिख रहा हूं एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी, यानी बी के मोल अपॉन कुल मोल में लिख देता हूं मैं एन ए प्लस एन बी। क्लियर, कोई दिक्कत। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी ये बी के मोल और नीचे कुल मोल में आएगा ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी विलायक के मोल और विलय के मोल, कुल मोल। क्लियर। तो अब इसकी जगह पे मैं ये पूरा यहां लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एन बी अपॉन नीचे क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी बराबर क्या आएगा, ऊपर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन नीचे क्या जाएगा, पी नॉट ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन हम जिस विलयन की बात कर रहे हैं, ये विलयन क्या है, बहुत ही तनु विलयन है। किस प्रकार का विलयन है, तनु विलयन है। इसका मतलब विलयन तनु है, इसका मतलब विलय क्या है, बहुत कम है। भाई विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन। चैप्टर के प्रारंभ में बात कर चुके हैं। अगर विलयन कैसा है, तनु है, इसका मतलब उसके अंदर विलय की मात्रा बहुत कम है। और अगर विलयन सांद्र है तो उसके अंदर विलय की मात्रा अधिक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए डाइल्यूट, तनु का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट, तनु विलयन के लिए। इसका मतलब बी क्या होगा, बहुत कम होगा। मैं लिख सकता हूं एन बी जो है ये बहुत कम है, किससे, एन ए से। क्लियर। तो अगली स्थिति क्या होगी अपने पास, ये बहुत कम है, तो ये क्या जाएगा, एन बी अपॉन क्या आएगा, नीचे एन ए बराबर इधर क्या जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या जाएगा, नीचे पी नॉट ए। क्लियर। अब देखो ये क्या है, मोल है, और मोल क्या होता है, विलय का भार बटेवा विलय का अणुभार। और नीचे क्या जाएगा, ए क्या है, विलायक, तो विलय का भार बटेवा विलायक का अणुभार। यानी मैं लिख सकता हूं इसको एन बी अपॉन एन ए। एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, यानी विलायक का भार, फिर नीचे क्या जाएगा, विलायक का अणुभार। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे क्या जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस क्या आएगा, पी ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। इसको पलटी मार दो, इसको अगर अपन पलटते हैं तो क्या होगा, देखो ये जाएगा तो ऊपर तो क्या रहेगा आपका, डब्ल्यू बी इंटू चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे ही जाएगा तो बदल जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, एम ए अपॉन नीचे क्या जाएगा अब आपके एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर क्या जाएगा इधर, ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या जाएगा, पी नॉट ए। यहां तक कोई दिक्कत। क्लियर। अब देखो यहां से अपने को अगर क्या निकालना हो, डब्ल्यू एम बी निकालना हो, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू ए, और ये बराबर में चल रहा है, अगर आप चाहो तो इसको पलट भी सकते हो, पी नॉट ए माइनस
पी ए अपॉन नीचे क्या जाएगा पी नॉट ए, नीचे क्या जाएगा पी नॉट ए, ठीक है, बराबर में है, इसको आप गुणा में करोगे तो क्या जाएगा ये एम बी बराबर डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन नीचे क्या जाएगा डब्ल्यू ए, और इंटू में करते ये क्या जाएगा आपका पी नॉट ए, और नीचे क्या जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है कंप्लीट, और ये ही आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, राउल्ट के नियम से अपन पढ़ चुके हैं कि जो विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है, ये अपन बात कर चुके हैं। अपन जानते हैं एक्स ए यानी एक्स ए प्लस एक्स बी यानी जो मोल अंश होता है उनका योग क्या होता है इकाई होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है एक होता है, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहां अपन क्या करेंगे इस एक्स ए की वैल्यू यहां रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी ए, तो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए का पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह पे क्या जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा फिर पी एक्स सॉरी पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, अगर अपने को एक्स बी निकालना है तो ये क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन नीचे क्या जाएगा पी नॉट ए। अब देखो एक्स बी क्या है, एक्स बी यहां पर क्या है विलेय के मोल अंश है, एक्स बी क्या है विलेय के मोल अंश है। मैं एक बार बता देता हूं आपको कि जो विद्यार्थी मेरा जो भी मित्र है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उससे निवेदन है कि इस अध्याय के पुराने जो वीडियो है वो देखे, तब जाके ये आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स बी क्या है विलेय के मोल अंश है, तो ऊपर क्या जाएगा विलेय के मोल अंश यानी विलेय के मोल बटेवा कुल मोल। ठीक है, विलेय के मोल और कुल मोल। क्लियर? तो यहां पर अपन एक्स बी बराबर क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू रख दी, देखो कुछ नहीं किया मैंने यहां पर देखो। ठीक है, एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू रख दी, बाकी सीधा का सीधा उतार दिया मैंने। लेकिन जो विलयन जो अपने पास है वो क्या है तनु विलयन है, विलयन तनु है, इसका मतलब उसके अंदर विलेय की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब एन बी क्या है एन ए से बहुत कम है, तो इसको मैंने क्या मान लिया नगण्य मान लिया, एन बी को क्या मान लिया नगण्य, तो क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए रह जाएगा। आप कहोगे सर नगण्य मान लिया तो फिर ऊपर क्यों लिखा, यहां अपन तुलनात्मक रूप से बात करें ना तो तुलनात्मक रूप से ये नगण्य हो गया। ठीक है, अब एन बी अपॉन एन ए, ठीक है, एन बी का मतलब क्या हो जाएगा ये विलेय के मोल, ध्यान दीजिएगा विलेय के मोल का मतलब क्या हो जाएगा विलेय की मात्रा यानी विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का अणुभार। ध्यान दीजिएगा ये यहां पर क्या है विलेय के मोल है, विलेय के क्या है मोल है, और मोल अपन जानते हैं ग्राम बटेवा अणुभार होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा विलेय का भार और नीचे विलेय का अणुभार। उसी प्रकार से एन में क्या जाएगा विलायक का भार और विलायक का अणुभार। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मैंने यहां रख दी। ठीक है, अब इसको मैंने ऊपर भेजा तो ये चेंज हो गया। क्लियर? चेंज हो गया। क्लियर? अब यहां से मैंने क्या निकालना था, मुझे एमबी निकालना था, एमबी को मैं इधर ले आया। ठीक है, अब ये बराबर में तो इसको मैं गुणा में करूंगा तो पूरा पलट जाएगा। क्लियर? अब आप चाहो तो इसको उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? अब ये मेन फॉर्मूला है अपना, इसको अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। बस इसी से आपको क्वेश्चन निकालना है, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी है। ये डेरिवेशन बहुत कम चांस में पूछा जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है आपको। अगर ये ध्यान में रह जाएगा इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या है, समझ लो आप चित्तौड़गढ़ जीत गए, है ना। गढ़ तो गढ़ गढ़िया, क्या बोलते हो, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है अपने को। देखो एक तो इसके अंदर एम बी है, एक इसके अंदर क्या है डब्ल्यू बी है, एक इसके अंदर क्या है एम ए है, एक इसके अंदर क्या है डब्ल्यू ए है, एक इसके अंदर क्या है पी नॉट ए है, और एक इसके अंदर क्या है पी ए है। ये चीजें इसके अंदर अपने को दे रखी है। और क्वेश्चन जो आपके आएगा उसके अंदर भी अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी प्रश्न आते हैं, बहुत इजी मतलब बहुत इजी प्रश्न आते हैं।
लेकिन अपने को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर ये माफ कीजिएगा ये WB है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर WB क्या है, WA क्या है, MA क्या है, P0A क्या है, PA क्या है। तो इसके अंदर वैल्यू कैसे रखेंगे? फॉर्मूला यही है, सीधा सा ये फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता ना कि ये है क्या चीज। तो यहां मैं बता देता हूं, देखो MB क्या है, होगा आपके पास विलेय का अनुभार। ये क्या है? विलेय का अनुभार। WB क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार ले सकते हो या विलेय की मात्रा के दो। MA क्या है? विलायक का अनुभार। MA क्या है? विलायक का अनुभार। विलायक का अनुभार। WA क्या है? यह है विलायक का भार या विलायक की मात्रा के दो, विलायक का भार। P0A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी अभी इसके अंदर कुछ मिलाया नहीं। और PA क्या है? विलयन का वाष्प दाब, यानी जब इसके अंदर कुछ मिला देंगे तब। विलयन का वाष्प दाब, जब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ पदार्थ इसके अंदर क्या कर देंगे, मिला देंगे, तब ये चीज। तो ये चीजें हैं और मुख्य रूप से आपको निकालना होता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि विलेय का अनुभार, अज्ञात विलेय का अनुभार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें से प्रश्न कैसे आता है? ठीक है, तो प्रश्न कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि प्रश्न किस प्रकार से इनसे पूछा जाता है। एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं इसका। चलिए, तो ये एक प्रश्न है, आपकी बुक का प्रश्न ही लिखा मैंने, जो किताब के अंदर आपके उदाहरण के रूप में दे रखा है वही प्रश्न मैंने लिखा है। ठीक है, प्रश्न यह है, देखिए आपके सामने, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन C6H6, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना बता रहा है? 0.850 बार। 0.5 ग्राम, देखिए 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसका मतलब यहां पर विलायक कौन हो गया? बेंजीन हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है यहां पर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसका मतलब जो बेंजीन है, ये आपका बेंजीन क्या है? यहां पर विलायक है। समझना ध्यान से, विलायक है। और ये यहां पर दे रखा है विलायक का वाष्प दाब, ये दे रखा है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब यानी P0A हो गया। चीजों को पकड़ना सीखो यार। ठीक है, बोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया आपका। देखो विलयन का वाष्प दाब यानी ये हो गया PA। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 यानी 0.845 बार है। तो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या चीजें आपको दे रखी, इधर लिख रहा हूं, देखो मैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा? देखो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी P0A दिया हुआ है आपको। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी P0A कितना है? 0.850 बार। जो दे रखा वही लिख रहे अपन, देखना पहले बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, यानी ये 0.5 ग्राम क्या है? अवाष्पशील विलेय है, यानी विलेय का भार दे रखा है। विलेय का भार का मतलब क्या होता है? WB। WB दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, यानी विलायक है। बेंजीन क्या है? विलायक, यानी विलायक का भार, विलायक का भार क्या होता है? WA। कितना दे रखा है आपको? 39 ग्राम दे रखा है। WA 39 ग्राम दे रखा है, बोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यानी क्या है? PA। PA आपको दे रखा है कितना? 0.845 बार है। तो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय ठोस का यानी आपको क्या ज्ञात करना है? MB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
एम बी आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपके पास था, देखो एम बी बराबर क्या था, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन नीचे क्या था, डब्ल्यू ए इंटू क्या था, पी ए, और नीचे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए। यही आपका फॉर्मूला था। क्लियर। अब आप कहोगे सर सारी चीजें दे रखी है, एम भी ज्ञात करना, चलो ठीक है, लेकिन ये एम ए का क्या लफड़ा है? एम ए क्या होता है? विलायक का अणुभार, और विलायक यहां पर कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन का अणुभार निकालो रे, कितना होता है? देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो कार्बन भी कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं। कार्बन का अणुभार कितना होता है रे? परमाणु भार सॉरी 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 12 के 72, और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना हो गया? 78। यानी बेंजीन का अणुभार कितना होता है? 78। तो सर हमें तो आता ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें परीक्षा में प्रश्न के अंदर दी होती है, ठीक है। आपके भी प्रश्न में दिया होता, लेकिन मैंने लिखा नहीं था। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको आना चाहिए, अणुभार निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन का जो अणुभार होता है कितना होता है? 78, ठीक है। यानी इसके यहां पे लिख देता हूं मैं, आपका जो एम ए है, बेंजीन का अणुभार कितना है? 78, और आपको निकालना क्या है? एम बी आपको ज्ञात करना है। क्लियर। इधर आ जाते हैं, ये सारी चीजें आपको दे रखी है, और ये फॉर्मूला आपने निकाला था, कुछ नहीं करना है। इस तरह का प्रश्न देखो, ये सारी चीजें इस प्रश्न में से मैंने आपके सामने निकाल के रखी है। इसी तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह से उस प्रश्न को टैकल करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है इसके अंदर रख दो, ठीक है। क्या है? ये तो है मेरा प्यारा सा एम बी बराबर, फिर क्या है? डब्ल्यू बी। देखो रे डब्ल्यू बी कितना है? ऊपर देखो डब्ल्यू बी 0.5, फिर है इंटू, इंटू के बाद क्या है? एम ए। एम ए देखो कितना है? एम ए कितना है? 78, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या है? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कितना है? 39 इंटू, फिर देखो क्या है? पी ए। पी ए कितना है? 0.845 अपॉन नीचे देखो क्या है? पी नोट ए। पी नोट ए कितना है? 0.850, फिर क्या है? माइनस पी ए। पी ए कितना है? 0.845। बस ये रख लो, सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा एम बी बराबर लगभग आता है 170 ग्राम। ये आपका आंसर है। क्लियर, कंप्लीट। तो ये आज अपन ने जो अणुसंख्या गुणधर्म है उसके अंदर पहला अपन ने पढ़ा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बहुत ही इजी है। फिर भी अगर मेरे किसी मित्र को ये चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास पढ़ने में वाकई में अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। सुरक्षित रहे, घर में रहे, फालतू में बाहर ना घूमे। धन्यवाद।